वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, हम मोहम्मदन लॉ की एक सीरीज कर रहे हैं और इसमें आज लेक्चर नंबर 5 में इस्लामिक लॉ के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज अंडर द इस्लामिक लॉ। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। मैंने आपको बताया है मुस्लिम लॉ के लिए हम अकील अहमद मोहम्मदन लॉ की इस बुक को फॉलो कर रहे हैं और इसके थ्रू पूरे इस्लामिक लॉ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मूविंग अहेड, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ये सारे नोट्स आपको चाहिए, तो आप अपूर्व शर्मा स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस चैनल पर मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से कोई भी आपको डाउट आ रहा है या फिर कोई भी चीज आपका जो है मन में कैसी भी शंका हो रही है, तो इस केसेस में आप अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स यहां पर क्लियर कर सकते हैं। मूविंग अहेड, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं स्टडी आईक्यू का जुडिशरी फर्स्ट लाइव फाउंडेशन बैच, जो कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का बैच है। दिस बैच इज P2I बैच। तो यहां पर आप इस प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के बैच में आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे, मेंस की कराएंगे, इंटरव्यू की कराएंगे, और ये तीनों स्टेज की तैयारी आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ में कराई जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेली बेसिस पर आपको 2 क्लासेस देखने को मिलेगी, जहां पर पहली क्लास मेजर लॉ की होगी जो 4 से 6 के बीच में होने वाली है। दूसरी क्लास 6 से 8 की होने वाली है, जहां पर आप देख सकते हो कि आपको माइनर लॉस कवर कराए जाएंगे। इसमें आपको लाइव बैठकर 1100 घंटे से ज्यादा 12 मंथ में ये सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्लास में ही सारे डाउट्स अपने टीचरों से पूछ सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसमें एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको बेसिक से लेकर इंटरव्यू तक गाइड करने वाला है कि किस अप्रोच से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से मटेरियल पर ज्यादा फोकस करना होता है, कौन से सब्जेक्ट को किस अप्रोच के साथ पढ़ना है। दूसरा, मेंस में आपको हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाएंगे हर एक क्लास के टॉपिक के बाद, जहां पर आप देख सकते हो कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है। जैसे अगर आप एफआईआर का टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर आप समझिए रेस जुडिकाटा पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, तो इस केस में आपको देखने को मिलता है कि आप जो है टीचर के द्वारा 4-5 लेक्चर किसी टॉपिक पे लिए गए हैं, तो हमारे पास बहुत कंटेंट होता है। उसके बाद आप अदर वेरियस सोर्सेज से, बुक से, इधर उधर से पढ़ लेते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि जब आप मेंस लिखने जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम होगा उस क्वेश्चन को लिखने के लिए, और 250 वर्ड में जो एफआईआर का क्वेश्चन है या रेस जुडिकाटा का क्वेश्चन है उसको आपको लिखना होगा। तो इसीलिए हैंड रिटन नोट्स, कौन सा मैगजिम कहाँ पे लिखनी होती है, किस तरीके से केस लॉज को साइट किया जाता है, लैंडमार्क केस लॉज को कैसे साइट करते हैं, तो इसके डिटेल नोट्स जो कि शॉर्ट फॉर्म में हैंड रिटन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो मेंस में आपकी मदद करने वाले हैं। और इस बैच के जितने भी बच्चे हमारे मेंस क्वालिफाई करेंगे 24 मंथ में, उनको जो है स्टडी आईक्यू हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा और उनको इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज उनके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो लाइव फाउंडेशन बैच जो है अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 12 जून 2023 से। तो आप 12 जून से पहले एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको एपीयू का कोड यूज करना है। मेरे नाम के 3 अक्षर लगाते ही 40,000 से ये कोर्स डायरेक्ट आपको 24,999 में देखने को मिल सकता है। अगर और कोई डिटेल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहां पर मैं आपके साथ हर एक चीज डिस्कस करता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्री इस्लामिक अरेबिया में मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से मैरिज की जाती थी। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब तक प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ और इस्लामिक लॉ ने डेवलप करना शुरू नहीं किया, तो प्री इस्लामिक अरब में अगर हम जाएं तो वहां पर देखने को मिलेगा कि बहुत सारी फॉल्स प्रैक्टिसेस की जाती थी। और इन फॉल्स प्रैक्टिसेस में आपको देखने को मिलता है कि लड़कियों को खरीदना, उनके पेरेंट्स को पैसे दे देना, उनको जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर लेना, सेक्सुअली जो है कुछ पीरियड के साथ अपने साथ रख के उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके बाद में उनको छोड़ देना। तो इस तरीके की कंडीशंस हमें जो है प्री इस्लामिक अरब में देखने को मिलती हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बाइंग ऑफ गर्ल फ्रॉम अ पेरेंट्स बाय पेइंग अ सम ऑफ मनी। पेरेंट्स को कुछ पैसे देके लड़की को खरीद लिया और जब तक सेक्सुअल प्रेजर उससे एंजॉय हुआ तब तक किया, और उसके बाद जो है वापस उसको पेरेंट्स के पास में छोड़ दिया। पेरेंट्स कुछ क्यों नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो है पैसा लिया हुआ है और पैसा लेने के बाद उनकी लड़की को ले जाया गया है। तो वहां पे देखने को मिलता है कि इस तरीके की प्रैक्टिस होती थी। दूसरी, टेम्पररी मैरिज। मैरिज तो होती थी, मतलब मैरिज कर ली 6 महीने के लिए, मैरिज कर ली 1 साल के लिए, मैरिज कर ली 3 साल के लिए, उसके बाद लड़की को छोड़ दिया और दोबारा से दूसरी जाके मैरिज कर ली। तो इस तरीके की प्रैक्टिस भी देखने को मिलती थी। मैरिज विद 2 रियल सिस्टर साइमल्टेनियसली। 2 बहनें हैं, दोनों बहनों को उठा के ले आए, या फिर एक घर में 3 बहनें हैं, तीनों बहनों को जो है उनके पेरेंट्स से पैसे वैसे देकर या फिर उनसे एग्रीमेंट करके ले आए कि हम ले जा रहे हैं
हैं, 3 साल बाद इनको वापस छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि ये सारी प्रैक्टिसेस हमारी प्री इस्लामिक अरब में होती थी। फ्रीनेस ऑफ गिविंग अप एंड अगेंस्ट एक्सेप्टिंग वुमेन्स, ठीक, तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको प्री इस्लामिक अरब में देखने को मिलती थी। और इसके बाद होता है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब आते हैं और एंजल जबराइल के थ्रू उनके पास जो है संदेश आता है अल्लाह का, जहां पर वो इन सारी चीजों को कोडिफाई करते हैं और कुरान नामक होली बुक में इन सबको लिखा जाता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये बताया है कि जो भी लोग इस्लाम के ट्रू फॉलोअर हैं तो मैरिज जो है मेरा सुन्ना है, मेरा ट्रेडिशन है, और जो इनको फॉलो नहीं करता वो मेरे ट्रू फॉलोअर नहीं कहलाते। इसका मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने यहाँ पर मैरिज को इस्लामिक लॉ में एक तरीके से कंपलसरी बना दिया कि जो भी इस्लाम के ट्रू फॉलोअर हैं और जो भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सुन्ना को, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनको जो है अब मैरिज करना कंपलसरी है। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि प्री इस्लामिक अरब के बाद से प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जन्म के बाद जो है मैरिज के कॉन्सेप्ट को इस्लामिक लोगों द्वारा जो है पूरी तरीके से फॉलो किया जाने लगा। अब इस मैरिज को किस तरीके से क्या किया जाएगा, इसके क्या क्या रूल्स होंगे, ये सारी चीजें जो है हमें होली बुक कुरान में बताई गई हैं और उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इस्लामिक लॉ की सारी मैरिजेस की जाती हैं। अगर बात करें मैरिज के पर्पस की तो आपको देखने को मिलता है कि मैरिज क्या है। मैरिज जो है सोसाइटल स्टेटस आपको प्रदान करती है दो लोगों को जो कि अलग अलग जेंडर के हैं, कि वो आपस में साथ रह सकते हैं, अपने बच्चों का प्रोक्रिएशन कर सकते हैं, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं एक दूसरे का जो है सोसाइटी में रहकर, और आगे आने वाले सारी दिक्कतों को साथ में रहने की डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जब से बताया कि ये मेरा सुन्ना है, तब से इस्लामिक जितने भी लोग थे, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, या फिर अदर सेक्ट्स के लोग हों, वो जो है मैरिज को कंपलसरी उनके ऊपर एक जो है फाउंडेशन लग गया। तो अगर पर्पस की बात करोगे तो लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, दो जेंडरों के बीच में सोसाइटी के अंदर लीगलाइज किया जा रहा है किसको, सेक्सुअल इंटरकोर्स को, और ये पूरी तरीके से सोसाइटी में क्या है, इसको कंसेंट मिली हुई है कि आप शादी कर लो, उसके बाद आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको सोसाइटी जो है क्या, उसको सोसाइटी जो है एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप बच्चे भी पैदा कर सकते हो, बच्चे आगे 1, 2, 3 जितने भी करना चाहते हैं कपल वो पैदा कर सकते हैं। तीसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, और प्रिजर्व किया जा रहा है, यहाँ पर एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं भविष्य में आगे आने के लिए। और उसका बाद आपको देखने को मिलता है रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ, उनकी एक सोशल लाइफ हो जाती है और उस सोसाइटी में रहकर वो अपनी सोशल लाइफ को, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। और मैरिज में आपको देखने को मिलता है कि इस्लामिक लॉ की जो मैरिज है वो प्योरली क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है। यहाँ पर ड्यूटी होती है हस्बैंड की वाइफ के लिए और वाइफ की ड्यूटी होती है हस्बैंड के लिए। इस्लामिक लॉ के मैरिज के कॉन्सेप्ट को आप देखोगे तो आपको बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी और उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही आप मैरिज कर सकते हो। इस स्टेटमेंट को हमारे जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के लैंडमार्क जजमेंट में पूरा डिटेल डिस्कशन दिया कि क्यों हम इस्लामिक लॉ की मैरिज को सैक्रामेंट नहीं मानते और क्यों हम इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या फिर सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस जो है पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। जस्टिस महमूद ने उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। अब इस्लामिक लॉ के टॉपिक को, मैरिज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है जो कि बार बार एग्जाम्स में हमसे पूछी जाती हैं। जहां जहां पर्सनल लॉज हमारे मेंस में आते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर इन डेफिनेशंस को देकर आपको पूछ लिया जाता है कि इलेबोरेट करिए कि ये डेफिनेशन किस चीज़ से डील करती है। तो ये 5-6 डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमें एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बताया है, मैरिज इज माई सुन्ना एंड दोज हु डू नॉट फॉलो दिस वे ऑफ लाइफ आर नॉट माई फॉलोअर्स। ठीक, उन्होंने बता दिया कि मैरिज क्या है, मैरिज जो है मेरे लिए सुन्ना है, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या इस्लाम को फॉलो करते हैं और मैरिज के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते और मैरिज नहीं करते, तो वो मेरे ट्रू फॉलोअर नहीं कहलाएंगे। तो इसी वजह से इस्लामिक यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के द्वारा मैरिज को, निकाह को यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन बना दिया गया कि जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनको जो है मैरिज करना कंपलसरी है। जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा इस पूरे लैंडमार्क जजमेंट में मैरिज को डिफाइन किया,
और ये बताया कि इस्लामिक लॉ को, इस्लामिक मैरिज को हम सैक्रामेंट क्यों नहीं बोलते। हिंदू मैरिज जो होती है वो सैक्रामेंट के हिसाब से होती है, लेकिन जो इस्लामिक मैरिज है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह है, वो पूरी तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया, क्योंकि यहाँ पर जो एसेंशियल कंडीशंस हैं निकाह को करने के लिए वो पूरी तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट की हैं। इसी वजह से यहाँ को जो है जस्टिस महमूद ने निकाह को सिविल कॉन्ट्रैक्ट में रखा, ना कि सैक्रामेंट में। इन्होंने बोला मैरिज अकॉर्डिंग टू दी मोहम्मदन लॉ इज नॉट अ सैक्रामेंट बट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डेफिनेशन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जस्टिस महमूद के ऑब्जर्वेशन इस्लामिक लॉ में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर, मूविंग अहेड। अगर हम बात करें बेली डाइजेस्ट के अकॉर्डिंग तो आपको देखने को मिलता है मैरिज की डेफिनेशन इन्होंने बताई है, मैरिज हैज बीन डिफाइंड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। बेली डाइजेस्ट क्या कह रहे हैं, बेली डाइजेस्ट के मतलब ये क्या है कि मैरिज जो है ना इस्लामिक में वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की परमिशन दे रहे हैं और उनको प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड का वैलिड लाइसेंस मिल रहा है। ठीक, तो ये जो है बेली डाइजेस्ट की डेफिनेशन है इस्लामिक लॉ के मैरिज के कॉन्सेप्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986 के अकॉर्डिंग, तो मैरिज की क्या डेफिनेशन दी गई है, यहां पर बताया गया है मैरिज और निकाह अमंग्स मुस्लिम इज अ सोलेम पैक्ट between a man and woman soliciting each other's life companionship which in law take for the फॉर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर जो है अगर हम देखें हमारे 1986 के एक्ट के अकॉर्डिंग तो मैरिज और निकाह को क्या बताया गया है, जो है सोलेम पैक्ट बताया गया है दो लोगों के बीच में, मैन और वुमेन के बीच में, जो कि एक दूसरे के कंपेनियन बनेंगे और आगे चल के एक दूसरे के साथ रहेंगे और ये पूरी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारे ये इंपॉर्टेंट 4 डेफिनेशन है हमसे हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप इन डेफिनेशंस को प्रीलिम्स के लिए भी याद रखेंगे और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है मेंस के लिए हो जाती हैं ये डेफिनेशन, जहां पर आपको ये डेफिनेशन देकर ही पूरे निकाह का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। निकाह क्या है, निकाह एक अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है हमारा यूनियन ऑफ सेक्सेस। यूनियन ऑफ सेक्स जो है इसका मतलब होता है कि दो सेक्स का यूनियन कराना, गठजोड़ कराना, संबंध कराना। ठीक, तो ये लिटरल मीनिंग है निकाह का अरबिक लैंग्वेज में। ठीक, तो आपको निकाह का मीनिंग पता चल गया। अब चलते हैं कि एक एसेंशियल मैरिज को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या इसके जो है एसेंशियल्स कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है फर्स्ट पॉइंट, द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक, ब्राइड और ग्रूम के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए और ये सेम ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बताया गया है इसको जस्टिस महमूद के द्वारा, आप जब इन कंडीशंस को पढ़ेंगे जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इस्लामिक लॉ में निकाह करने की, तो आपको ये समझ में आएगा। ऑफर होना चाहिए एक पार्टी के द्वारा और दूसरी पार्टी सेम ट्रांजैक्शन में उसको एक्सेप्ट करे। अब यहां पर आप समझ रहे होंगे कि सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो सेम ट्रांजैक्शन मतलब एक पार्टी के द्वारा ये निकाह में बोला गया कि भाई हम उस फला लड़की से शादी करना चाहते हैं और उस टाइम पे आप देखोगे कि लड़की कोई जवाब नहीं देती, लेकिन 3-4 दिन बाद वो कहती है नहीं हाँ साहब मैं शादी के लिए रेडी हूं। तो ये सेम ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। और पहली बात यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम का दोनों का साथ में होना जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों अलग अलग हों। अगर आपने इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी अपने मित्रगढ़ की या फिर किसी भी मोमडन की शादी होते हुए देखा है तो आपको देखने को मिलता है कि लड़के और लड़की वाले एक जगह एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। वहां पर काजी साहब जो है लड़के को जो भी कंडीशंस होती है मैरिज की वो पढ़ के सुनाते हैं और उसका प्रपोजल जो है फिर लड़की अगर दूसरे रूम में होती है, कहीं दूसरी जगह होती है, वहां पर लेकर जाया जाता है और वो सारी चीजें बताई जाती हैं, तब वो जो है उसको एक्सेप्ट करती है। और काजी साहब जो है एक जगह एक पार्टी से पूछकर दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, अगर वो एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टी कबूल है कर लेती हैं तो इस तरीके से शादी को माना जाता है। तो एक पार्टी के द्वारा ऑफर होना चाहिए और दूसरी उसको जो है एक्सेप्ट करे। तो पढ़ते हैं द ब्राइड एंड ग्रूम ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव मस्ट वर्बली एग्री टू मैरी विद द ग्रूम ऑफरिंग एंड द ब्राइड एक्सेप्टिंग। ठीक, तो एक के द्वारा ग्रूम के द्वारा ऑफर हो रहा है कि वो शादी करना चाहता है, ठीक, तो और दूसरा जो है क्या है ब्राइड उसको एक्सेप्ट कर रही है। क्लियर, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इस्लामिक लॉ की मैरिज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसी वजह से इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। दूसरा कंसेंट, अगर जो भी पार्टियां मैरिज कर रही हैं तो उनकी कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक दूसरे के साथ एग्री करें शादी के लिए और अगर वो एग्री कर रहे हैं तो उनकी फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनकी कोई भी कंसेंट अगर फ्रॉड से, कोलूजन से, अनलॉफुल तरीके से ली गई है तो वो जो है इस्लामिक लॉ में वैलिड शादी नहीं मानी जाती। तो पार्टीज के कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपस में। ठीक, बोथ दी
bride and groom must free and willing by the consent of marriage. In Islam, forced marriage is not allowed. इस्लामिक लॉ फोर्स मैरिज को अलाउ नहीं करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है विटनेस। ठीक, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो हमारे इस्लामिक लॉ के दो सेक्ट हैं, एक है हमारा शिया सेक्ट, एक है सुन्नी सेक्ट। ठीक, तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो शिया में मैरिज के टाइम पर किसी भी विटनेस की रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है, लेकिन शिया में जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो रहा है, मतलब जब मैरिज खत्म की जा रही है, उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए नंबर ऑफ विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मुस्लिम शादी कर रहा है और वो सुन्नी है तो उसके लिए नंबर ऑफ विटनेसेस रखे गए हैं, तभी उसकी शादी वैलिड मानी जाएगी। कितने नंबर ऑफ विटनेसेस हैं हम अभी इसको समझेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है और क्यों हम इसको जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। चौथा होता है मेहर। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डॉवर फिक्स किया जाता है शादी के समय, जो कि डिटरेंट इफेक्ट क्रिएट करता है हस्बैंड के ऊपर, और हस्बैंड ये प्रॉमिस करते हैं कि वो वाइफ को अगर कोई भी कंडीशन जो हमारे निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है दोनों के द्वारा, उसको वायलेट करने पर या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होने पर या फिर जो है डाइवोर्स होने पर पूरी तरीके से वो डॉवर पेड किया जाएगा। अगर वो स्पेसिफिक है और प्रॉम्प्ट है, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो लास्ट लेक्चर में डॉवर के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाया गया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो वहां से आप डॉवर के सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो मेहर का अमाउंट शादी के दौरान ही फिक्स होता है। हो सकता है शादी के दौरान नहीं फिक्स हुआ तो शादी के बाद में उसको फिक्स कर लिया जाए। तो ये हस्बैंड के द्वारा वाइफ को एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ सिक्योरिटी और हस्बैंड के ऊपर डिटरेंट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कि वो वाइफ को ऐसे ही ना छोड़ दे, इसी वजह से मेहर भी दिया जाता है। पांचवी होती है लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी का मतलब है बोथ द ब्राइड एंड ग्रूम मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू मैरी। तो लीगल कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो इस्लामिक लॉ में हमें बताया गया है कि 15 ईयर्स ऑफ एज, क्या है 15 ईयर्स ऑफ एज मानी जाती है एज ऑफ प्यूबर्टी। अगर कोई भी शादी करना चाहता है तो उसकी एज जो है क्या होनी चाहिए, एज ऑफ प्यूबर्टी उसकी पूरी तरीके से अटेन होनी चाहिए। वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए अगर रेडी है और कर सकता है तो वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से 15 साल एज ऑफ प्यूबर्टी मानी जाती है। 15 साल के बाद कोई भी शादी कर सकता है। दूसरी, जो शादी कर रहा है वो मेंटली और फिजिकली फिट हो, जिससे कि वो शादी की कंसेंट दे सके। और अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है तो इस केस में हमें देखने को मिलता है कि जो गार्जियन और पेरेंट होते हैं किसी भी माइनर के, वो भी उनके बिहाफ पे कंसेंट दे सकते हैं। लेकिन जब वो माइनर बड़ा हो जाएगा और एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लेगा, तब उसके पास जो भी उसके पेरेंट्स की कंसेंट से दी हुई मैरिज है उसको करने का जो है, रेप्यूटेट करने का, खत्म करने का अधिकार हमेशा रहता है। वो चाहे तो उस मैरिज को आगे कंटिन्यू कर ले, वो चाहे तो मैरिज को रेप्यूटेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। क्लियर? पांचवी कंडीशन हो गई ये। छठवीं कंडीशन होती है कि द एब्सेंस ऑफ एनी लीगल इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं लीगली, जहां पर एक लिखा है कि एक इस्लामिक मुस्लिम लॉ का व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म की औरत से शादी नहीं करेगा, और कोई भी इस्लामिक लेडी किसी भी दूसरे धर्म के लोगों से शादी नहीं करेगी, लेकिन वो शादी कर सकते हैं जो लोग किताबिया होते हैं, मतलब किताब जिनका रिलीजन बेस करता है किसी भी बुक पे। फायर वर्शिप है, अगर वो ज्यूस पारसीज में आते हैं तो उससे कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले लोगों से वो शादी नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो लीगल इम्प्लीमेंट्स हैं उनको जो है अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है और उस तरीके से शादी की जा रही है तो इस्लामिक लॉ में ये सारी शादियां भी वॉइड मानी जाती हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर जब आप देखते हो इस्लामिक के मैरिज के एसेंशियल और निकाह के एसेंशियल एलिमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट, विटनेसेस होना, मेहर होना, लीगल कैपेसिटी होना और इलीगल इम्प्लीमेंट्स नहीं होना, ये सारी चीजें जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और इसी वजह से जस्टिस महमूद ने हमें अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में बोला कि इस्लामिक लॉ की मैरिज जो है क्या होती है, इस्लामिक लॉ की मैरिज हमारी प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ना कि सैक्रामेंट। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब मैं आपको इनको एक एक पॉइंट जो है एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से इस्लामिक लॉ में शादी होगी और क्या बेसिक टर्म्स होते हैं। तो इन सारे एसेंशियल्स को समझने के लिए हमें नोटपैड पे आना है और सबसे पहले हमें देखना है एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज। एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक पार्टी प्रपोजल करेगी, हो सकता है कि ये प्रपोजल जो है लड़के की तरफ से आए, इसको हम हिजब बोलते हैं।
दूसरा होता है एक्सेप्टेंस, जहां पर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, इसको कबूल बोला जाता है। जब लड़का अपने प्रपोजल को काजी साहब के थ्रू लड़की के पास भिजवाता है कि इतने धर्म पर, इतने जो है डॉलर पर आपका निकाह फलां सिख के साथ तय किया जाता है, और इस निकाह में ये चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? तो उधर से लड़की का जवाब आता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक, तो उस टाइम पर ये समझा जाता है कि जो प्रपोजल भेजा गया है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है सेम ट्रांजैक्शन में। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए कि अगर काजी, जैसे सपोज करिए कि बैंकेट हॉल में शादी हो रही है और रूम नंबर ए में रुके हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पर लड़के वाले, यहाँ पर एच है, हस्बैंड है लड़का जो इसकी शादी होनी है, और फ्लोर नंबर 2 पर रुके हुए हैं लड़की वाले, और बी इनका रूम है। तो इस होटल में जब काजी साहब जो भी निकाहनामा है उसको लेकर के पहुंचेंगे लड़की के पास में, और यहाँ पर उसको सारी कंडीशंस मैरिज की बताएंगे, और यहाँ पर अगर लड़की डिनाई कर देती है तो ये समझा जाएगा कि उसने जो है सेम ट्रांजैक्शन में उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया है और वो वैलिड मैरिज नहीं समझी जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर लड़की उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है तो जो है क्या होगा, इज्ब और कबूल दोनों ही जो है सेम ट्रांजैक्शन में हो जाएंगे, और वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो मैरिज जो है पूरी तरीके से वैलिड मानी जाएगी। तो फर्स्ट एसेंशियल, प्रपोजल एंड एक्सेप्शन, मतलब इज्ब और कबूल होना चाहिए, एक पार्टी के द्वारा ऑफर हो और दूसरी पार्टी उसको सेम ट्रांजैक्शन में ही जो है क्या करे, सेम ट्रांजैक्शन में ही एक्सेप्ट करे। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन में एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, मान लीजिए पहली बार लड़की के पास ले काजी साहब पहुंचे, उन्होंने मना कर दिया, काजी साहब ने आकर भैया यहाँ पर दोबारा से लड़के को इन्फॉर्म कर दिया कि लड़की तो शादी के लिए रेडी ही नहीं है। इस केस में फिर लड़के ने लड़की से फोन पे बात की और लड़की ने कहा मैं तो मजाक कर रही थी। फिर काजी साहब गए दोबारा से लड़के का प्रपोजल लेकर, तो क्या ये सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा? आप ये समझिएगा कि ये पहला ट्रांजैक्शन है जहां पर लड़की ने डिनाई किया है शादी करने के लिए, इवन दो मजाक में ही क्यों कर दिया है, वो सेम ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। दोबारा से जो है प्रपोजल भेजा जाएगा और दोबारा से प्रपोजल की शर्त लड़की को बताई जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इस्लामिक लॉ के प्रोस्पेक्टिव से। मूविंग हेड, दूसरे पर आते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ विटनेसेस की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि शिया लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज के टाइम पे विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लड़का लड़की काजी साहब के सामने जो भी हमारे एसेंशियल कंडीशन है इस्लामिक लॉ की मैरिज की उसको फॉलो करके शादी कर सकते हैं। तो अगर मैं शिया मुस्लिम्स की बात करूं, नो नीड ऑफ एनी विटनेसेस एट द टाइम ऑफ मैरिज। लेकिन अगर वहीं पर सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, कोई भी सुन्नी मुस्लिम शादी करना चाह रहा है तो उसकी शादी को वैलिड कराने के लिए कुछ नंबर ऑफ विटनेस होना जरूरी है। सबसे पहले कि अगर सुन्नी मुस्लिम की शादी हो रही है तो नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होने चाहिए? 2 मेल विटनेसेस होने चाहिए। अगर ये सारे विटनेसेस नहीं हैं तो सुन्नी लॉ में मैरिज को जो है इर्रेगुलर डिक्लेयर किया गया है। ठीक, सबसे पहले अगर सुन्नी मुस्लिम की शादी हो रही है तो 2 मेल विटनेस होना जरूरी है, जहां पर मेल विटनेस हमारे पास नहीं है तो इस केस में एक मेल विटनेस हो और दूसरा जो है 2 फीमेल विटनेस हो। इसका मतलब एक मेल और 2 फीमेल विटनेस भी हो सकते हैं, तो सुन्नी मुस्लिम की शादी वैलिड मानी जाएगी। लेकिन क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि यहां पर एक मैन के बराबर 2 फीमेल को रखा गया है कि 4 फीमेल हो जाएं तब भी सुन्नी मुस्लिम की शादी को वैलिड माना जा सकता है? तो इस कंडीशन में नहीं माना जा सकता। मैंने क्लियरली लिखा है, इफ ओनली 2 फीमेल विटनेस देन द मैरिज इज इर्रेगुलर नॉट वॉइड। ठीक, तो यहां पर अब भी मैरिज को जब कोई, ये सपोज कीजिए कि ना तो 2 मेल विटनेस मिले ना ही एक मेल 2 फीमेल विटनेस मिला, सपोज करिए कि 4 फीमेल विटनेस हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 फीमेल विटनेसेस ही देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इस केस में हम यहाँ पर एक मेल के बराबर 2 फीमेल को रख रहे हैं तो सुन्नी मुस्लिम की शादी जो है वैलिड मानी जाएगी या नहीं? तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये शादी जो है इर्रेगुलर मानी जाएंगी, वॉइड नहीं मानी जाएंगी। इर्रेगुलर का मतलब क्या है कि ऑप्शन ऑफ द पार्टी है कि पार्टी चाहे तो इसको आगे कंटिन्यू कर दे, वरना इस ग्राउंड पे भी शादी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रीलिम्स का सवाल है ये कि सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन मैरिज कर रहा है तो नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं या नहीं, और किस मैरिज में रिक्वायर्ड है? तो सुन्नीस की मैरिज में रिक्वायरमेंट है, शिया की मैरिज में रिक्वायरमेंट नहीं है। शिया की मैरिज में रिक्वायरमेंट जब होती है जब कोई डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज करना जा रहा है, जब कोई अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहता है, तब जो है हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि
सफिशिएंट नंबर ऑफ विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है जब शादी खत्म हो रही होती है शिया मुस्लिम्स की। ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सारे लोग इसका ध्यान रखेंगे कि अगर सुन्नी मुस्लिम की बात है तो 2 मेल विटनेस की रिक्वायरमेंट है या फिर 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है, तभी ये शादी जो है वैलिड मानी जाएगी। अगर इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ फीमेल विटनेसेस मिल रहे हैं तो शादी इर्रेगुलर होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार हमें देखने को मिला है, एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है मीन्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तीसरे पॉइंट पर आइए, कंसेंट की बात करता है। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री विल होनी चाहिए और फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक, तो यहां पर ये अंडरलाइन हो गया, मैं लिख देता हूं दोबारा से। फ्री विल होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री विल का मतलब मैरिज जो है दोनों ही पार्टियों के फ्री विल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और फ्री कंसेंट, कंसेंट जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब कि जहां पर लड़के के द्वारा कोई प्रपोजल लड़की के लिए भिजवाया गया काजी साहब के थ्रू और लड़की वहां पर शर्मा रही है उसको एक्सेप्ट करने में या फिर किसी भी चीज को बोलने में हिचकिचा रही है, तो लड़कियां नजरे वजरे झुकाकर जो करती हैं तो वो हमारा माना जाता है कि एक्सप्रेसली ये माना जा रहा है कि वो लड़की शादी के लिए तैयार है। या फिर इम्प्लाइड वो बोल दे हाँ भाई मुझे ये शादी सारी चीजें मंजूर हैं और मैं इस लड़के से पूरी तरह की शादी करना चाहती हूँ और ये निकाह हमारा यहाँ पर वैलिड माना जाएगा जब वो कबूल 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 है बोल देगी। ठीक, तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है। मैरिज विदाउट कंसेंट इज वॉइड। यहां पर क्लियरली बताया गया है कि मैरिज अगर विदाउट कंसेंट की जा रही है, विदाउट फ्री विल की जा रही है, तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो शादियां वॉइड मानी जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। ठीक, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर फ्री विल के अकॉर्डिंग और फ्री कंसेंट के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति की शादी की कंसेंट जो है कोर्जन, मिस्टेक ऑफ लॉ या फिर फ्रॉड के थ्रू ले ली गई है, तो इस केसेस में हम जो है उनकी शादियों को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो सिया लॉ का आपका सीधा एक बेसिक प्रिंसिपल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सिया लॉ कहता है कि अगर कंसेंट को किसी भी कोर्जन, फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा लिया गया है तो वो सारी शादियां क्या मानी जाएंगी? वॉइड मानी जाएंगी। लेकिन अगर हम सुन्नी लॉ को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें कोर्जन की, किसी की जो है कंसेंट शादी की कोर्जन से ली गई है, तो हनीफी लॉ उसको वैलिड मानता है लेकिन अदर सेक्ट्स जो हैं उसको वॉइड मानते हैं। मैं आपको ये सुन्नी लॉ का बाइफिकेशन बता रहा हूं और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करें तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो है सारी शादियां क्या मानी जाती हैं? वॉइड मानी जाती हैं। झूठ बोलकर किसी भी फैक्ट को गलत बताकर आप शादी कर लेते हो किसी को झांसे में लेकर, तो वो सारी शादियां जो है वॉइड मानी जाती हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने कोई किसी की कंसेंट फ्रॉड से ले ली है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इस केस में सारी शादियां जो है वॉइडेबल मानी जाएंगी और शादी करने के जिसकी भी कंसेंट को फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है शादी करने के बाद में, तो वो सारे लोग क्या होंगे? वो सारे लोगों के पास ये अधिकार होगा कि वो उस मैरिज को आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं और जिस भी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है वो उस मैरिज को वहीं पर खत्म कर सकती है। ठीक, तो ऑप्शन ऑफ पार्टी पे छोड़ दिया जाएगा। ऑप्शन ऑफ पार्टीज होता है कि जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हो गया है, दूसरी पार्टी ने फ्रॉड कर दिया है, वो उस मैरिज को आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो करे और नहीं करना चाहता तो उसको बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करे। क्लियर? अब चौथा पॉइंट आता है कैपेसिटी की बात करता है। कैपेसिटी मतलब इंसान साउंड माइंड होना चाहिए। जो भी व्यक्ति शादी करने जा रहा है वो साउंड माइंड है और पूरी तरीके से फिट है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि अनसाउंड माइंड है और मैडनेस की समस्या से जूझ रहा है, तो इस केसेस में उसकी शादी की कंसेंट जो है किसके द्वारा दी जाएगी? उसके गार्जियन और पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है। क्लियर? दूसरा, इस्लामिक लॉ में अगर किसी को भी शादी करनी है तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल फंडा है कि उसको एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन करना होगा। एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप को परफॉर्म करने के लिए पूरी तरीके से जो है रेडी है और कर सकता है। दूसरा, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, वो मिलकर जो है बच्चे को पैदा कर सकते हैं। ये एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब होता है। तो इस्लामिक लॉ में अगर एज के हिसाब से आप देखोगे तो 15 ईयर्स के लोग ये समझे जाते हैं कि वो अब शादी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं और एज ऑफ प्यूबर्टी की एज को जब भी इस्लामिक लॉ में आपके सामने आएगा तो 15 ईयर्स ही माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो 15 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, क्या उनकी शादी नहीं हो सकती? तो ऐसे सारे बच्चे जो कि 7 साल से लेके 15 साल तक के हैं, उस केस में अगर उनकी शादी कराई जानी है तो उनके जो गार्जियन होंगे या फिर उनके जो पेरेंट्स होंगे
वो जो है उनकी शादी की कंसेंट दे सकते हैं और उनकी भी शादी कराई जा सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल हम कैपेसिटी की बात करें, जहां पर हम पेरेंट्स की परमिशन को अलग हटा दें, तो इस केस में इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग जो भी बंदा शादी कर रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए और एज ऑफ प्यूबर्टी उसने अटेन कर रखी हो, मतलब 15 साल की उसको उम्र उसकी कंप्लीट हो गई हो। क्लियर हुई इतनी बात? और अगर बच्चा अनसाउंड माइंड है, मैड है, या फिर ऐसा है जिसकी 15 साल से कम की उम्र है, जिसने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन नहीं किया है, तो इस केस में जो उसके लीगल गार्जियन या पेरेंट्स होते हैं वो जो है उसकी शादी की कंसेंट दे सकते हैं और उन बच्चों की भी इस्लामिक लॉ में शादी कराई जा सकती है। लेकिन जब भी वो माइनर एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लेगा तो उसकी मर्जी है कि वो उस शादी को आगे कंटिन्यू करना चाहता है या उस शादी को वहीं पर रेपुडिएट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। ठीक। और ये जो है, अगर किसी भी माइनर की शादी करा दी गई है तो वो अपनी मैरिज को क्या कर सकते हैं, रेपुडिएट कर सकते हैं, जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लेंगे। और इस मैरिज को खत्म जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों ही तरीके से किया जाता है। ठीक। जिस भी माइनर बच्चे की शादी कराई गई है 15 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली अपनी वाइफ से अलग रहने लगे या फिर उसको जो है कोई इंटरेस्ट नहीं रहे, तो इस तरीके से जो है अगर किसी भी माइनर की शादी करा दी गई है तो वो अपनी शादी को एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद में रेप्यूडेट कर सकते हैं। क्लियर? 4 चीजें हमने देख ली। 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो लीगल डिसेबिलिटी। अब लीगल डिसेबिलिटी में क्या क्या होता है? लीगल डिसेबिलिटी में 2 तरीके के कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। पहली होती है रिलेटिव इनकैपेसिटी और दूसरी होती है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। अगर मैं आपको एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की बात करूं तो 3 तरह के रिलेशंस यहां पर इस्लामिक लॉ में बताए गए हैं जहां पर शादी को टोटली वॉइड माना गया है। प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसेबिलिटी की बात करें तो लीगल डिसेबिलिटी में आपकी पहली आती है रिलेटिव इनकैपेसिटी और दूसरी आती है हमारी एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। ठीक। तो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में हमारे कॉन्सिग्यूनिटी, एफर्निटी और फॉस्टरेज। ठीक। तो अगर इन तीनों के रिलेशनशिप से कोई भी मुस्लिम दूसरे मुस्लिम से शादी कर रहा है तो वो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में आएगा और इसमें चाहे शिया मुस्लिम हो चाहे सुन्नी मुस्लिम हो, उस शादी को पूरी तरीके से वॉइड मानेंगे। ठीक। तो अगर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की शादी इस्लामिक लॉ के अंडर हो रही है और ये क्वेश्चन कभी प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो शिया और सुन्नी दोनों ही इसको वॉइड मैरिज मानते हैं। दूसरा होता है हमारा रिलेटिव इनकैपेसिटी। रिलेटिव इनकैपेसिटी में सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि शिया जो है रिलेटिव इनकैपेसिटी की मैरिजेस को वॉइड मानते हैं, लेकिन सुन्नी यहां पर आप इन सारी मैरिजेस को इर्रेगुलर मानते हैं। एब्सोल्यूट में तो दोनों ही, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वॉइड मान रहे हैं, लेकिन रिलेटिव इनकैपेसिटी में शिया वॉइड मानते हैं, सुन्नी इर्रेगुलर मानते हैं। अब ये रिलेटिव इनकैपेसिटी होती कौन कौन सी हैं, ये सबसे ज्यादा सवाल हमसे पूछा जाता है। सवाल क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि रिलेटिव इनकैपेसिटी कौन सी है, ये पूछ लिया जाएगा मैरिज ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी। ठीक। दूसरा पूछा जाता है मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, कि अगर इद्दत पीरियड के दौरान शादी कर ली गई है किसी भी सुन्नी वुमेन के द्वारा तो वो शादी कैसी मानी जाएगी, वो इर्रेगुलर मानी जाएगी, और शिया के अकॉर्डिंग की गई है तो वो वॉइड मानी जाएगी। ऐसे ही जो शादी प्रीलिमिनरी पे की गई है, मतलब जैसे मक्का मदीना हज पर जब जाते हैं उस दौरान अगर किसी ने शादी कर ली है तो उसकी शादी शिया ने की है तो वॉइड है, सुन्नी ने की है तो इर्रेगुलर है। अनलॉफुल कंजंक्शन की जितनी भी मैरिजेस हैं बिटवीन दी मुस्लिम्स तो वो जो है आपकी शिया में वॉइड, सुन्नी में इर्रेगुलर। 5th मैरिज कर ली है किसी भी जो है सुन्नी ने तो वो इर्रेगुलर मानी जाएगी, लेकिन शिया ने कर ली है तो वो जो है वॉइड मानी जाएगी। 4 शादियां इस्लामिक लॉ में अलाउड हैं, 5वीं आपने कर ली तो इस केस की बात की गई है। दूसरा, निकाह विद द आइडल वर्शिप, फायर वर्शिप एंड नॉन किताबिया। अगर ऐसी कोई बात है जहां पर आप देख सकते हो कि अगर नॉन किताबिया के साथ कोई इंसान शादी कर रहा है या फिर आइडल वर्शिपर्स के साथ शादी कर रहा है तो ऐसे केसेस में शिया उसको वॉइड मानते हैं, सुन्नी इर्रेगुलर मानते हैं। लेकिन अगर यहां पर एक एक्सेप्शन है कि फायर वर्शिपर पारसी है तो इस केस में वो शादी जो है वैलिड मानी जा सकती है सुन्नी लॉज के अकॉर्डिंग। और अलकफत में की हुई शादियां, ठीक, तो ये क्या है, ये टोटल हमारी 6 रिलेटिव इनकैपेसिटी हैं। और इन कंडीशंस के दौरान अगर कोई भी मुस्लिम शादी कर रहा है और वो शिया सेक्ट से बिलोंग करता है तो उसकी शादी वॉइड है, और अगर कोई सुन्नी शादी कर रहा है तो उसकी शादी इर्रेगुलर है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको यहां पर समझनी है और ये सारी चीजें होती हैं हमारी लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर?
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी और इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पर इन सारे 6 पॉइंट्स पर हम ये कह सकते हैं और इन्हीं 6 पॉइंट्स को डिटरमाइन करने के बाद अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम के केस में जस्टिस महमूद ने यह डिटरमाइन किया कि मुस्लिम मैरिज इज प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा और ये पांचों चीजें, अगर ये स्टेटमेंट कभी भी मेंस में पूछ लिया जाता है तो ये सारे पांचों चीजों के बेसिस पर हम इसका आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग अहेड, अब ये हमने देख लिया। अब आ जाते हैं दोबारा से वापस हम अपने पीपीटी पर और यहाँ पर हम एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज को पढ़ चुके हैं। वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स मैंने बता दिए, प्लस इसको एक्सप्लेन भी आपके लिए कर दिया। वापस आ जाइए, एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज में हमें देखने को मिलता है, आप इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ मैरिज बोल सकते हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज भी बोल सकते हो। तो इस्लामिक लॉ में 3 तरह की शादियां हमें देखने को मिलती हैं। पहली होती है वैलिड मतलब सही मैरिज, दूसरी होती है इर्रेगुलर मतलब फासिद मैरिज, और तीसरी होती है वॉइड मतलब बातिल मैरिज। अब एक अगर इस्लामिक लॉ में किसी भी मुस्लिम पर्सन ने दूसरी मुस्लिम लेडी से, मतलब 2 मुस्लिम्स हैं, एक मैन एंड एक वुमेन, अगर वो एक दूसरी से इस्लामिक लॉ में दी गई सारी कंडीशंस को फुलफिल करके शादी कर रहे हैं, तो इस केस में उनको ये समझा जाएगा कि उन्होंने जो है वैलिड मैरिज की है। इसके ऊपर उनके ऊपर वैलिड मैरिज के अकॉर्डिंग जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट होते हैं वो बताए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैरिज इर्रेगुलर है मतलब फासिद है, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं इस्लामिक लॉ में, अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि वो जो है इर्रेगुलर मैरिज मानी जाएगी और फासिद मैरिज मानी जाएगी। पार्टीज के पास ऑप्शन होगा कि वो उस मैरिज को आगे कंटिन्यू करें या उसको वहीं पर खत्म कर दें। तीसरा कि इस्लामिक लॉ की जो बेसिक एसेंशियल कंडीशन है उनको वॉयलेट करके कोई भी इंसान मैरिज को परफॉर्म कर रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि वो शादी जो है वॉइड मानी जाएगी और उससे जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट होते हैं वो बिल्कुल शून्य होंगे। उससे अगर बच्चा पैदा होता है तो वो इलेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। क्लियर? अब इनकी कंडीशंस को एक एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वैलिड और सही मैरिज की, तो आपको देखने को मिलता है अंडर द मुस्लिम लॉ ए वैलिड मैरिज इज दैट विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एसेंशियल कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अर्लियर। जो भी हमने 5 और 6 कंडीशन पढ़ी हैं इस्लामिक लॉ की मैरिज की, जो वैलिड एसेंशियल कंडीशन है, अगर उनको पूरी तरीके से फॉलो करके शादी की गई है तो वो हमारी क्या होगी, पूरी तरीके से वैलिड मैरिज समझी जाएगी। इट कन्फर्म अपॉन द वाइफ द राइट ऑफ डोहर, और जो वैलिड मैरिज होगी वो वाइफ के पास क्या क्या राइट्स अधिकार प्रोवाइड करेगी कि राइट ऑफ डोहर, मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस, ये 3 राइट्स, imposes on her obligation to be a faithful and obedience to her husband, admit sexual intercourse with him and observe इद्दत। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है क्या हैं, वैलिड मैरिज के इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर आपको प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड मतलब चाइल्ड को बर्थ देने का, चाइल्ड को पैदा करने का भी अधिकार मिलता है वैलिड मैरिज के थ्रू। मूविंग अहेड, दूसरी होती है हमारी इर्रेगुलर मैरिज और फासिद मैरिज। यहां पर क्या है, अगर इस्लामिक लॉ की नीचे दर्शाई हुई कंडीशन, कौन कौन सी वो कंडीशन है मैं वो बताऊंगा, तो अगर आप उनको वॉयलेट करके शादी कर रहे हो तो आप जो है फासिद मैरिज कर रहे हो। Those marriage which are outcome of the failure on the part of the parties in non-fulfillment of prerequisites but then also are married to be terminated by one of the party is termed by our irregular marriage। किन किन कंडीशंस में, पहले इतना समझ में आया, यहां पर बताया गया है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है इस्लामिक लॉ की जिसको वॉयलेट करके शादी तो कर ली गई है लेकिन उसको इर्रेगुलर मैरिज माना गया है और ऑप्शन ऑफ पार्टी के ऊपर है कि वो शादी को आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर पार्टी उसको खत्म करना चाहती हैं तो खत्म कर सकती हैं। लेकिन इर्रेगुलर मैरिज कब कब मानी जाएंगी? सबसे पहले ए मैरिज विदाउट विटनेस, अगर सुन्नी लॉ में शादी की जा रही है, सुन्नी मुस्लिम की शादी हो रही है और विदाउट विटनेस, ठीक, जो मैंने आपको अभी सारा डायग्राम में बताया है वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो विदाउट विटनेस हो रही है तो वो इर्रेगुलर मानी जाएगी। तो इस केस में वो दोनों के पास अधिकार है कि उसको आगे चलाएं या फिर खत्म कर दें। दूसरा, मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ, 5वीं
वाइफ से शादी कर ली है, चाहे कोई शिया है चाहे सुन्नी है, तो इस केस में उसकी जो वाइफें हैं उनके पास अधिकार है कि उसको शादी को जो है इर्रेगुलर के थ्रू ऑप्शन है उनके पास कि खत्म की जा सकती है। तीसरा, मैरिज विद अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, इद्दत पीरियड के दौरान किसी भी महिला से शादी कर ली गई है तो वो भी जो है इर्रेगुलर मैरिज मानी जाएगी। लेकिन अगर सिया लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो सिया लॉ के अकॉर्डिंग इसको वॉइड डिक्लेयर किया गया है। चौथा, मैरिज विद अ फायर वर्शिपर, फायर वर्शिपर के साथ जो है मैरिज की गई है तब भी जो है उसको इर्रेगुलर मैरिज ही डिक्लेयर किया जाएगा, एक्सेप्ट अगर वो पारसी है तो इस केस में शादी वैलिड मानी जा सकती है। पांचवा, मैरिज आउटकम ऑफ बार ऑफ अनलॉफुल कंजप्शन, ठीक, मतलब एन इर्रेगुलर मैरिज हैड नो लीगल इफेक्ट बिफोर कंज्यूमेशन बट व्हेन कंज्यूमेटेड गिव राइजेस टू अ सेवरल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक, जहां पर अनलॉफुल कंजप्शन के थ्रू शादी की गई है तो इस केस में बिफोर दी कंज्यूमेशन, ठीक, जहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है उससे पहले कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है तो उसके बाद कुछ अधिकार प्राप्त करा दिए जाते हैं। क्लियर? तो इन 5 कंडीशंस को अगर वॉयलेट करके कोई भी मुस्लिम एक दूसरी मुस्लिम से शादी कर रहा है तो ऐसे केसेस में उनकी शादी को जो है क्या माना जाएगा, इर्रेगुलर और फासिद मैरिज माना जाएगा। तीसरी होती है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज मतलब पूरी तरीके से मैरिज गलत है और यहां पर कोई भी लीगल राइट्स और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के प्रति क्रिएट नहीं होती, ना ही पार्टीज पर कोई ऑप्शन होता है कि उस मैरिज को सुधार करा जा सके और उसको कंटिन्यू किया जा सके। ठीक, मूविंग अहेड, ए मैरिज विच इज अनलॉफुल फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इट डज नॉट क्रिएट एनी सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन दी पार्टीज। ये क्या है, स्टार्टिंग डे से ही वॉइड है, कोई भी यहां पर राइट्स चाहे वो सिविल हो चाहे कोई ऑब्लिगेशन हो पार्टीज के बीच में क्रिएट नहीं हुई है। द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ वॉइड मैरिज इज इलेजिटिमेट, दे आर द आउटकम्स ऑफ, ठीक, तो यहां पर बताया गया है कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे इस मैरिज से जो कि पहले दिन से ही वॉइड है, बातिल है, तो ऐसे केसेस में जो भी बच्चा पैदा होगा हम उसको इलेजिटिमेट ही ट्रीट करेंगे। और ये मैरिज जो है कब वॉइड मानी जाती है, क्या क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपने किसी से शादी जो है फोर्स कंसेंट लेकर कर ली है तब जो है वो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। दूसरा, प्लुरलिटी ऑफ हस्बैंड, अगर एक महिला ने एक से ज्यादा पति रख रखे हैं, देखो इस्लामिक लॉ में क्या है कि जो हस्बैंड है मेल है उसको 4 शादियों करने की इजाजत दी गई है, लेकिन फीमेल को ऐसा अलाउ नहीं किया गया। ठीक, तो अगर कोई भी फीमेल ऐसा करती है कि अपने 2 हस्बैंड रख लेती है तो ऐसे केसेस में जो दूसरे हस्बैंड से की हुई शादी है वो वॉइड शादी मानी जाएगी। तीसरी, मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसिग्युइनिटी, जहां पर ब्लड रिलेशनशिप में प्रोहिबिट है। इस्लामिक लॉ में ना कहीं कहीं अलाउ किया गया है, लेकिन कुछ जो प्योर ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक, तो वो सारे रिलेशंस में शादी करना बैन है। सगी बहन से शादी नहीं हो सकती, तो इस तरीके के रिलेशनशिप में अगर शादी हुई है तो वो सारी शादियां क्या मानी जाएंगी, वॉइड मैरिज मानी जाएंगी। फोर्थ, मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी, मतलब मैरिटल रिलेशनशिप के बेसिस पर एफिनिटी, ठीक है, तो इस एफिनिटी के बेसिस पर जितनी भी शादियां हो रही हैं इस्लामिक लॉ में वो भी जो है वॉइड मानी जाएंगी। मूविंग अहेड, मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्टरेज, फॉस्टरेज मतलब अडॉप्शन, कोई भी फॉस्टर मदर है जिसने आपको मतलब फीड किया है जब आप बच्चे थे, गोद ले लिया गया है, तो इस तरीके से जो है क्या, इस तरीके से आप जो है उन लोगों के परिवार में और उन लोगों से शादी नहीं कर सकते। अगर आप कर लेते हैं इस्लामिक लॉ के अंडर तो ये सारी शादियां भी जो है क्या, वॉइड मैरिज मानी जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये था हमारा आज का पूरा कॉन्सेप्ट जहां पे हमने इस्लामिक लॉ के निकाह मतलब मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझा। निकाह मतलब यूनियन ऑफ सेक्सेस। क्लियर? अगर आज के क्लास की पूरी पीपीटी चाहिए और ये सारा कंटेंट आप मुझसे लेना चाहते हैं, अपूर शर्मा स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस टेलीग्राम ग्रुप पर ले सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टा अकाउंट पर मुझसे सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन और आज के सेशन में हमने इस्लामिक लॉ के निकाह और मैरिज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और आपको उसकी डिटेल्स मेरे स्क्रीन पे चल रहे टिकर में मिल रही होंगी। अगर आप इसमें अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर हैं, तो आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो पहला पोस्टर दिखाई देगा, उस पर टच करने के बाद मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो वहां पर अप्लाई प्रोमो कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। 40,000 रुपए का जो है आपका ये पूरा कोर्स है। लेकिन आप जैसे ही मेरे नाम के 3 अक्षर यूज करते हैं APP
यू। जैसे ही इसको इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये कोर्स आपको 24,999 में 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स बचे हैं, 12 तारीख में बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप स्टडी IQ जुडिशरी के लाइव फाउंडेशन बैच में 12 से पहले एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हर एक चीज आपको, ये P2I का बैच है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर चीज आपको इसमें कवर कराई जाएगी। और स्टडी IQ जुडिशरी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो हमारे स्टेट स्पेसिफिक कोर्स हो, चाहे महापैक हो, या फिर हमारा लाइव फाउंडेशन बैच हो, या फिर क्लैट के अदर बैचेस हो। आप APU के कोड को इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट पर सारे कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आई होप इस्लामिक लॉ के मैरिज के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 6th लेक्चर में मैं आपको मुता मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं कि मुता मैरिज क्या होती है। क्यों मैंने इसको आज नहीं डिस्कस किया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स के द्वारा ही फॉलो की जाती है और प्रेजेंट टाइम में इतनी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस्लामिक लॉ में इसको वैलिडिटी मिली हुई है। तो मुता मैरिज को भी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। डेली 11 बजे मेरा इस्लामिक लॉ का लेक्चर आपको मिलता है, और इस सीरीज में हम IA खान की किताब, अकील अहमद की मोहम्मदन लॉ की किताब से पूरे इस्लामिक लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप दिस लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।